हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मिस तो हमें काफ़ी किया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना हमारे लेक्चर्स आपको नज़र नहीं आ रहे। कुछ पर्सनल मसरूफियात की बिना पर हम लोग थे बिज़ी। तो आज जनाब हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS 9, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 9, जो कि है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज का स्टैंडर्ड जो है ना वो एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए आज का स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और हमारे चैनल के अंदर ही हमने एक नया चैनल भी बनाया है। तो पढ़ाई से जब आप थक जाएं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उस पर आप एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं। तो ये जो चैनल होगा आज के बाद, ये हमारा स्पेसिफिकली सिर्फ अकाउंटिंग लेक्चर्स के लिए यूज़ होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वंस अगेन। तो शुरू करते हैं जनाब। आज हमने ऑलरेडी राइटिंग की हुई है। आज मैं पेन और मार्कर यूज़ नहीं करूँगा। आज मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है। आज मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा लेक्चर की। तो सबसे पहले जनाब पहली स्लाइड में वो कहता है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसमें कंटेंट क्या है, ये आज का जो हमारा लेक्चर है ये कम्प्रिहेंसिव गाइड होगा स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए। ठीक है जी। और इस पे आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा क्लासिफिकेशन के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर, एम्पेयरमेंट के ऊपर और हेज अकाउंटिंग के ऊपर। तो हम वेलकम करते हैं जनाब आज सबको, एवरीवन, हर एक को। ठीक है। ये क्रिटिकल भी है, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड भी है। ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैंक्स पे भी होता है, कॉर्पोरेट्स पे भी होता है, SME पे भी होता है। ठीक है। और हम आज इसमें कवर करेंगे, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, फोकस भी वही है और आज कवर भी वही करेंगे, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, एम्पेयरमेंट और हेज अकाउंटिंग। और हम इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देंगे। ये नहीं है कि खाली मैं आपको कहानी सुना दूंगा और आप वो सुन लेंगे, नहीं। इसमें आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होंगी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। इसमें वो कहता है कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर व्हाट यू विल बी एबल टू लर्न। इस लेक्चर के एंड पे आप क्या सीखने के काबिल हो जाएंगे, या क्या आप सीख चुके होंगे। तो इसमें आप क्या सीख चुके होंगे कि डिफाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर IFRS 9, यानी IFRS 9 के अंदर अंडर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ये आप डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है। आप क्लासिफिकेशन जो है ना, क्राइटेरिया, बिजनेस मॉडल और SPPI मॉडल, इसको SPPI टेस्ट, इसको अप्लाई करना आप सीख चुके होंगे। आप डिस्टिंग्विश कर सकेंगे बिटवीन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू FVOCI और FVTPL। ठीक है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ ये दोनों क्या हैं। आप अंडरस्टैंड और कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को, रिकॉर्ड हैज अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जॉर्नीज के साथ। ठीक है। सो IFRS 9 जो है वो नॉट जस्ट ए थ्योरी, वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज एंड गो टू स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे चलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होता क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बेसिकली बनाता क्या है, फाइनेंशियल एसेट को एक एंटिटी के लिए, यानी वो राइज देता है, उसको बनाता है। एक के लिए वो होता है फाइनेंशियल एसेट एंटिटी के लिए, और दूसरी के लिए वो लाइबिलिटी और इक्विटी होता है। जैसा कि आप डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो भी एक किस्म का इक्वल होता है, लेकिन ये दो डिफरेंट एंटिटीज के लिए, दो डिफरेंट वो क्या कहते हैं कि पर्सनस के लिए होता है। ठीक है। तो ये एक तरफ किसी का एसेट बन रहा है और दूसरी तरफ किसी की लाइबिलिटी या इक्विटी बन रही है। इस चीज़ को जो है ना, ये बेसिक सिंपल मानो में ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अब एग्जांपल देते हैं जनाब। ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल, ये दोनों जो है ना ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखें, एक तरफ आपका रिसीवेबल होता है तो दूसरी तरफ किसी और का पेएबल खड़ा हो जाता है। ठीक है। लोन्स एंड बारोइंग्स, जाहिर है आप किसी से लोन लेते हैं तो कोई आपको लोन देता है और आप किसी से लोन लेते हैं, दोनों पार्टी, एक के लिए एसेट हो जाता है, एक के लिए लाइबिलिटी हो जाती है। सेम स्टोरी है बॉन्ड्स और इक्विटी के मामले में, सेम स्टोरी है डेरिवेटिव्स के लिए, फॉरवर्ड ऑप्शंस के लिए, स्वैप्स के लिए। तो जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ये ऑलवेज ये क्रिएट करता है एक लिंक, लिंक क्रिएट करता है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टियों के दरमियान, जिसमें एक जो है वो एसेट होल्ड करता है और दूसरी पार्टी जो है वो है अपनी लाइबिलिटी को होल्ड करती है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसमें सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए वो ये है कि इसका होता क्या, इम्पैक्ट क्या है, ये क्या करता क्या है, ये चीज़ क्या है।
तो चीज़ आपको समझ आ गई है कि बेसिकली ये एक लिंक है जो क्रिएट किया जाता है टू पार्टीज के अंदर, ठीक है। एसेट एक तरफ एसेट बनेगा, दूसरी तरफ लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि डेबिट्स और क्रेडिट्स को इक्वल रहना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, ये एग्जांपल्स जो है ना, ये चीज़ें हैं, ये आपको बताती हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ठीक है। आगे हम जाते हैं जनाब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसकी दो चीज़ों पे होती है। पहला होता है बिजनेस मॉडल, ठीक है, बिजनेस मॉडल। उसके बाद होता है SPPI टेस्ट, ठीक है। बिजनेस मॉडल देखना होता है, बिजनेस मॉडल देखना होता है कि वाई डज द एंटिटी होल्ड द एसेट। अच्छा, एंटिटी ने एसेट होल्ड ही क्यों किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन अगर किसी भी आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसने ये एसेट होल्ड क्यों किया हुआ है, ठीक है। टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, ठीक है, कि उसने वो कैश फ्लो लेने के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। अगर उसने कलेक्ट एंड सेल, तो इसने हासिल किया और बेचने के लिए रखा हुआ है, तो ये जाएगा FVOCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, FVOCI, फेयर वैल्यू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। या ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, तो ये जाएगा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब जो होता है दूसरा होता है वो SPPI टेस्ट है। डू कैश फ्लो रिप्रेजेंट सोलली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है, कि ये सोलली जो है ना पेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के लिए जा रही है, तो ये टेस्ट आपने देखना होता है। अब इसको एज अ ना 2 स्टेप फिल्टर करें, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस इसकी रीजन क्या है, बिजनेस मॉडल से आपको पता चलेगा। और नेचर ऑफ कैश फ्लो जो है ना, वो इस टेस्ट सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, SPPI से ना आपको नेचर ऑफ उस कैश फ्लो की, जो उससे पैसे, जो आपको इनकम, जो चीज़ें आ रही हैं, उनकी नेचर आपको इस टेस्ट से आपको पता चलेगी। तो फिल्टर दो तरीकों से लगेगा, यानी फिल्टर कंप्लीट दो तरीकों से होगा, लगेगा नहीं, ये दो तरीकों से कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपने उसका बिजनेस मॉडल, उसका पर्पस देखना है। हाँ भाई, ये पर्पस ही क्या है, इस एसेट को होल्ड करने का, इस लायबिलिटी को होल्ड करने का पर्पस ही क्या है, और नेचर ऑफ कैश फ्लो कैसी है, वो आपको SPPI टेस्ट बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आएगी वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होगी, ठीक है। बेसिक जो है बिजनेस मॉडल होगा, वो कलेक्ट करनी है आपने कैश फ्लो, ठीक है, प्लस उस पर SPPI लगाएंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट किस पे होगी, मेजरमेंट इसकी होगी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर, EIR, ठीक है। और ये हिट किसको करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट और इम्पेयरमेंट्स को हिट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद है फेयर वैल्यू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, डेट जो है, ठीक है, उस पर बेसिक मॉडल लगेगा, कलेक्ट करना है, ठीक है, प्लस सेल करना है, प्लस SPPI का क्राइटेरिया लगना है। तो मेजरमेंट किस बेसिस पे होगी, फेयर वैल्यू ऑन बैलेंस शीट, ठीक है। और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा था, इंटरेस्ट एंड पेयर में, ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जा रहा है, रिसाइकल्ड ऑन डिस्पोजल है, ठीक है, रिसाइकल होना है डिस्पोजल के ऊपर। उसके बाद आता है फेयर वैल्यू अदर कंप्रीहेंसिव इक्विटी, ठीक है, ये डिजाइंड है इरिकवरेबिलिटी के लिए, और इसकी मेजरमेंट होती है फेयर वैल्यू के ऊपर। देखा, इसकी मेजरमेंट किस पे होती है, सबसे पहले अमोर्टाइज कॉस्ट की इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगी, आगे जब हम एग्जाम्पल देंगे आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगे। और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू पे इसकी मेजरमेंट होगी, ठीक है, और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में होगी, लेकिन नो रिसाइकलिंग नहीं होगी। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्राइटेरिया डिफॉल्ट है इसका, मेजरमेंट इसकी फेयर वैल्यू पे होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, वो जितनी भी चेंजेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएंगे। तो ये जो टेबल है आपके पास, ये जो IFRS 9 की चीट शीट मैंने बनाई है, ये क्या कहता है, बिजनेस मॉडल क्या है, SPPI क्या है, ठीक है। देन आपको जो है ना वो असाइन करनी होती है इसको, इसकी कैटेगरी, ठीक है। ये चीट शीट आपने बाकायदा इसको दोबारा समझना है, पढ़ना है, सर्च कर लें, नहीं समझ आ रही हमें ईमेल कर दें, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, हमें कमेंट्स में पूछें, हम आपको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ये जो चीट शीट हमने बनाई है इसको समझें, ये आपके लिए बहुत ईजी कर देगी IFRS 9 को। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की। कैसे, एक लोन लिया 100,000 का, ठीक है, और 10% उस पर नॉमिनल लिया, बट इशूड
किस पे किया, 95,000 पे किया, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये एंड के लिए इसकी जो वैल्यू अभी आज की वैल्यू है वो 95,000 पे जो है ना, और इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 11.6% निकलेगा। ठीक है, ये 100 वापस नहीं आएगा, ये 95 आएगा। ठीक है, तो इसको 95 पे रिकॉर्ड किया गया है अमोर्टाइज करके। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में पहले साल ओपनिंग कितना है, 95,000। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, 11,176। ठीक है, और कैश कितना आएगा, कैश आएगा 10,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 97,176। फिर दूसरे साल 97,176 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 11,324। ठीक है, इसके ऊपर आप जब बड़ी अमाउंट की आप अपने कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा। यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए, अपनी वर्किंग के लिए मैंने ऑलरेडी सारा कुछ करके रखा हुआ है। तो कैश इसमें कितनी आएगी, 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 97,500। तो जर्नल एंट्रीज हमारी कैसे होंगी, जर्नल एंट्रीज ऐसे होंगी, डेबिट लोन। ठीक है, एसेट कितने का आएगा, 95,000 का। ठीक है, और कैश जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 95,000। लोन आया डेबिट, कैश क्रेडिट हुई 95,000 की। उसके बाद डेबिट करेंगे पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से, 11,176 से, और क्रेडिट करेंगे लोन लाइबिलिटी को, कम करेंगे लोन लाइबिलिटी को खड़ा करेंगे 11,176 के ऊपर। ठीक है, और ये शो करता है कि जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो डिस्काउंट जब वो लाइफ ऑफ जो लोन है उसके ऊपर जो है ना वो स्प्रेड करता है, फैला हुआ होता है। तो ये पहली एग्जांपल थी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की। ठीक है, आगे हमारे पास आता है फेयर वैल्यू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल क्या है, फर्ज करें आपने परचेज कर लिया एक बॉन्ड 50,000 का, और फेयर वैल्यू जो ईयर एंड पे इसकी निकल रही है वो 53,000 है। तो ये क्या करेगा, ये इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करेगा इन प्रॉफिट एंड लॉस में, और अनरियलाइज्ड जो फेयर वैल्यू गेन हुआ है 3,000 का वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगा। और जब आप उसे सेल करेंगे तो अंदर कंप्रीहेंसिव इनकम से रिसाइकल होके वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसी होगी इसकी, डेबिट बॉन्ड की वैल्यू जो कि 3,000 बढ़ेगी, और क्रेडिट क्या होगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम फेयर वैल्यू गेन 3,000। सो दिस इज रिसाइकलिंग। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम चेंजेस फ्लो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन रियलाइज। जब तक ये अनरियलाइज्ड रहेगा ये अदर कंप्रीहेंसिव रहेगा, जब रियलाइज्ड हो जाएगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक हो गया जी, ये एग्जांपल थी हमारी फेयर वैल्यू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद हमारा आता है जनाब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, इक्विटी, इसमें एग्जांपल क्या है, इक्विटी बॉट की हमने 20,000 की, और फेयर वैल्यू एंड एट द एंड जब हमने फेयर वैल्यू कैलकुलेट की तो एट द एंड ऑफ ईयर फेयर वैल्यू निकली 24,000 की। तो एंट्रीज की कैसी होगी, डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट को 4,000 से, और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फेयर वैल्यू गेन। ठीक है, 4,000 से। अब आपने यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको नोट करना है। फेयर वैल्यू चेंज जो है वो डायरेक्टली जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्यों, यहाँ पे नो रिसाइकलिंग कंसेप्ट। चीट शीट में वापस जाएं, मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, नो रिसाइकलिंग। तो नो रिसाइकलिंग अब आपको यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझ आ गया होगा कि नो रिसाइकलिंग है, ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा कहाँ पे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारा जनाब आता है ECL मॉडल। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ये जो मैं उस वक्त आपको बात कर रहा था सबसे, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, कि ये अब जो है ना हमारा वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, अब चीज़ चेंज हो गई है। तो ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो है ना, ये वो जो इंकर्ड लॉस होता था उसको जो है ना वो रिप्लेस करके अब एक्सपेक्टेड इंकर्ड हो जाता था, तो हम जो है ना वो लॉस को रिकॉग्नाइज करते थे। लेकिन अब जो है IFRS 9 कहता है नहीं भाई, आप इसको रिकॉग्नाइज करें एक्सपेक्टेड क्रेडिट। आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो क्रेडिट लॉस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करें। उसमें 3 स्टेजेस मॉडल जो है ना वो यूज़ होता है। पहले भी सबसे पहले होता है परफॉर्मिंग। ठीक है, 12 मंथ के अंदर जो है ना वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, जिनसे आप सोच रहे हैं कि 12 महीने के अंदर हो जाएगा इससे क्रेडिट लॉस, एक तो वो चीज़ है, ये हो गई हमारी। आप इसमें एग्जांपल आपने क्या लेनी है, एग्जांपल आपने लेनी है जैसे आप रोड पे सिग्नल देख रहे होते हैं। अब ये एक्सपेक्टेड है 12 महीने में, तो ये चलो ग्रीन लाइट में है। ठीक है, अंडर परफॉर्मिंग। अब ये जो अंडर परफॉर्मिंग है ये
ये वो येलो लाइट है कि ये येलो लाइट के अंदर आ गया भाई, ये थोड़ा सा जो है ना इस पे ध्यान देना है हमने। ठीक है, इस पे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो है ना वो बढ़ गया। अब ये तो परफॉर्म कर रहा है, इसने तो 12 महीने के अंदर हमने सोचा है कि ये शायद लॉस करेगा, अब ये तो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान हमने देना है भाई, इस पे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हो सकता है। अब क्रेडिट इम्पेयर्ड जो ऑलरेडी ये रेड लाइट है भाई, हो गया खत्म। ठीक है, तो इसका लाइफ टाइम ईसीएल प्लस इंटरेस्ट और नेट बेसिस, तो ये तीसरी स्टेज मॉडल इस पे लगेगा, ये रेड लाइट है। ठीक है, तो ईसीएल इज फॉरवर्ड लुकिंग, इवन डे वन यू मस्ट रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉस। तो अब क्या कहता है कि ये पहले दिन ही आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी हुई हैं, उसके मुताबिक जो आपको लॉस होना है भाई, वो पहले दिन ही अपना रिकॉग्नाइज करना है आपने। ये नहीं आप इंतजार करें हाँ भाई नुकसान होगा तो हम जो है ना वो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। आज की डेट में आज आपने जो भी किया, जो भी एसेट अपना बनाया, जो भी अपना किसी की आपका एसेट बना किसी और के लिए लाइबिलिटी बनी जो आपने किसी को दिया, तो भाई आज ही करना है कि ये इतना नुकसान एक्सपेक्टेशन है, ये हो सकता है, इसको मैंने रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो इसको रिकॉग्नाइज करना है हमने। इसके लिए अब लेते हैं हम जनाब एग्जांपल, नुमेरिक एग्जांपल ईसीएल की है ट्रेड रिसीवेबल। समझें कि डाटा जो है ना रिसीवेबल वो 100,000 है। 100,000 में अब सिनेरियो क्या होगा, 70% चांस है लोगों का कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 20% चांस है कि 20% डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, 10% चांस है कि 100% डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो हमने ईसीएल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे निकालना है, अब 70% जीरो है तो ठीक है, जीरो पर 70% पे। अब जो बाकी 20,000 उसमें से हमें पता है कि 20% जो है ना वो लॉस कर जाएंगे हम। और तीसरा जो है ना वो 100, जो 10% है ना 100 का, वो हमें 100% ही पता है कि वो लॉस कर जाएंगे। तो इन तीनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई देन प्लस, तो इन पे आएगा ये 12,000। अब एंट्री कैसी होगी, डेबिट एम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 12,000 से। और क्रेडिट क्या करेंगे, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, कितना 12,000। ठीक है, ये आपकी वहां पे खड़ा रहेगा कि जनाब ये हमने जो है ना अलाउंस किया हुआ है, रिसीवेबल के लिए अलाउ किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है उनको प्रोबेबिलिटी जो है ना वो वेटेड प्रोबेबिलिटी वेटेड कैलकुलेशन जो है ना वो शो करनी होती है। ये आपको ये प्रोबेबिलिटी जो है ये कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आनी चाहिए, फिर समझ लें, फिर दोबारा देख लें। जीरो जो है वो 70% जो है वो जीरो है, कोई डिफॉल्ट नहीं करेंगे, यानी 70,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या 20% चांस 20 का है, तो 20,000 जो ऊपर वाला है उसमें से 20% वो आपको एक्सपेक्टेड है कि नहीं मिलेगा। अब जो 10% आपको पता है वो मिलना ही नहीं है, 10% किसका होगा, इसका, तो 10% इसका होगा, ये मिलना ही नहीं है। तो ये 12,000 इस तरह बनेगा, इसको समझना है और आपने खुद अपने पास कैलकुलेट भी करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जनाब हेज अकाउंटिंग, इसकी बेसिक्स हैं। कंटेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव अलाइन अकाउंटिंग विद रिस्क मैनेजमेंट। तो अपनी जो अकाउंटिंग है इसको रिस्क रिस्क मैनेजमेंट, देखें आप जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं इसके अंदर आपने रिस्क मैनेज करना होता है। आप ऐसा, आप अगर रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, आप फेयर, देखें इसमें कोई भी स्टैंडर्ड है, कोई भी चीज़ है, वो कहता है कि आप फेयर वैल्यू दिखाएं, आप ठीक वैल्यू दिखाएं, आप असल वैल्यू दिखाएं। अब स्टैंडर्ड का ये बनाने का, ये हर चीज़ जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं या जितने भी हमारी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हैं, ये जो भी चीज़ें, इनका मकसद क्या है कि हम जो है ना वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें ना। तो ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए हमें ये चीज़ें, ये जो रिस्क मैनेजमेंट की हैं ये इसमें यूज़ होंगी। ठीक है, अब फेयर वैल्यू हैज है, कैश फ्लो हैज है और नेट इन्वेस्टमेंट, ये 3 टाइप्स ऑफ हैजेस हैं। ठीक है, हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। क्या कहते हैं, कंपनी हैज किया हुआ है $, यूएसडी परचेजेज विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेते हैं, आप अपना जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड वैल्यू गेन ऑन डेरिवेटिव्स, ये कहा जाएगा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। और जब आप अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में यहाँ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉरवर्ड वैल्यू गेन जो है ना वो डेरिवेटिव पे किया हुआ है, लेकिन ट्रांजैक्शन जब अकर होगी देन आप इसको रिक्लासीफाई करेंगे और आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। हेज अकाउंटिंग अवॉइड्स पीएनएल वॉलेटिलिटी एंड मैचेस रिस्क स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये हेज जो है ना ये आपकी वॉलेटिलिटी को, प्रॉफिट एंड लॉस को कम करती है और आपकी रिस्क स्ट्रेटजी के साथ मैच करती है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले हो गया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है, कंपनी बाय करती है बॉन्ड 100,000 के। ठीक है, एसपीपीआई टेस्ट बीएम मॉडल्स क्या कहता है, होल्ड करना है और सेल करना है। ठीक है, तो फॉर द ईयर एंड ये कितना हो गया 110, ये फेयर वैल्यू ईयर एंड पे कितनी होगी 110,000। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ठीक है, आपने होल्ड और सेल ये क्राइटेरिया आपने चेक कर लेना है। कैटेगरी
फेयर वैल्यू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम डेट, ईयर एंड फॉरवर्ड गेन 10,000 अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में जाएगा। रिसाइकल ऑन सेल, ठीक है। तो आपका एम्फोसिस किस पे होना चाहिए, बीएम और एस पी पी आई, ठीक है। बिजनेस मॉडल और एस पी पी आई क्या है आपको याद होना चाहिए, सॉलरी पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ये क्लासिफिकेशन आपने देखनी है, इस क्लासिफिकेशन की बेसिस पे आपने इसको क्लासिफाई करना है। देन जनाब आगे आता है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है कि लोन लिया 50,000 का 8% कूपन है और इशूड एट 4750, कैलकुलेट ईयर 1 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इनकम ऑफ ई आई इज इक्वल टू 10%। तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 47,500 इंटू 10% इज इक्वल टू 4750। और कैश आपको कितना रिसीव हुआ जनाब, 4,000। और अमोर्टाइजेशन आपने कितनी करनी है, 750 की। तो ये अमोर्टाइजेशन आप एंट्री कैसे करेंगे, आप डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को 4750 से, ठीक है। आप क्रेडिट करेंगे कैश को 4,000 से, आप क्रेडिट करेंगे लोन लाइबिलिटी को कितने से, 750 से। तो ये वैल्यू देखेंगे, इसे 750 इसकी है, ये यहाँ पे लोन लाइबिलिटी में अमोर्टाइज हो गया, कम हो गया, ठीक है। जनाब अब आ गई हमारी समरी। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि IFRS 9 क्लासिफिकेशन, और IFRS 9 की क्लासिफिकेशन होती है बिजनेस मॉडल पे और सोलली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे के टेस्ट के ऊपर। मॉडल देखना है सबसे पहले और फिर SPPI का टेस्ट लगाना है, फिर आपने जनाब इसको क्लासिफिकेशन करनी है कि ये कहाँ पे आएगा। कैटेगराइज करना है अमोर्टाइज कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ECL रिप्लेस कर दिया गया है, कहाँ पे वो जो इंकर लॉस हमारा मॉडल होता था वो ख़त्म कर दिया गया है। फिर IFRS 9 बताता है हैज अकाउंटिंग लिंक्स करनी है अकाउंटिंग के साथ ताकि आपकी रिस्क स्ट्रेटजी को मैनेज कर सकें। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था, छोटा है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस लेक्चर में आपको IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो इस लेक्चर को आपने दोबारा से देखना है, पढ़ना है, समझना है। जहाँ पे समझ ना आए दोबारा हमसे पूछ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है IFRS 9 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल आपकी जो वर्किंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमें बताइए कैसा लगा, हमारे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको सीखने के बाद अगर आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहें तो हमारा दूसरा चैनल सुफियान फारूक वीलॉग्स हमने शुरू किया, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी किसी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।